हाय एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। इधर कुछ दिनों से और भी डिफरेंट एजुकेशनल चैनल्स प्लेटफॉर्म के लिए वीडियो हिस्ट्री के, सोसाइटी के बनाते रहते हैं। अपने चैनल पे यार थोड़ा सा कम बना पाते हैं। लेकिन जब कोई ऐसा आइडिया आता है जो बाकी लोगों को पसंद नहीं आता, बाकी लोगों को लगता है कि नहीं इसमें कोई खास चीज नहीं हो पाएगी, या किन्हीं कारणवश वो लोग उनकी मजबूरियां होती है कि भाई ये हम अपने प्लेटफॉर्म पे इस बात पे वीडियो नहीं बनाना चाहते, तो मैं उसको यहाँ पर आप लोगों के समकक्ष लेकर के मौजूद हो जाता हूं अगर मुझे वो टॉपिक बहुत पसंद आता है तो। जैसे कि आज का टॉपिक, वर्ल्ड कप चल रहा है, फीफा वर्ल्ड कप, 48 कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग। और कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिनके नाम सुन के लग रहा है कि यार ये कंट्री कहां पर मौजूद है मैप में, इसके बारे में तो कुछ सुना ही नहीं, कुछ पढ़ा ही नहीं, और किस आधार पे ये यहां पहुंचे। तो इन कंट्रीज को लेकर के दिमाग में काफी सारे क्वेश्चन है, खास करके केप, क्या नाम है इस कंट्री का, देखो मैं नाम तक मुझे अब याद आया, देखो केप वर्डा। यहाँ का स्पेन के संग मैच था और इनके गोलकीपर ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस की। तो देखो कैसे इंडिविजुअल ब्रिलियंस आपके देश को, आपके समाज को पूरे दुनिया के सामने ग्लोबली रख देता है। अब कितने लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, देखो मेरे जैसे लोग इसके बारे में कुछ कुछ वीडियो भी बना दे रहे हैं, तुम्हारे जैसे लोग सुन भी ले रहे हैं, और होपफुली शेयर भी करेंगे, और दिस इज हाउ इंफॉर्मेशन ट्रैवल्स। और हो सकता है हम में से ही कुछ एक लोग यहाँ घूमने भी चले जाएं इन देशों में, कभी इनके कल्चर के बारे में जाने, पढ़ें, और कुछ बड़ी मजेदार चीजें इनके बारे में पता चली। तो ऐसी कुछ कंट्रियों की मेरे पास इंफॉर्मेशन मैं लेकर के आया हूं, और उसको मैं कनेक्ट करूंगा, उनकी कल्चर और हिस्ट्री को कनेक्ट करूंगा ग्लोबल और इंडियन बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स के साथ। ठीक है, आओ शुरू करते हैं। तुम इसका जो है फैसला करोगे कि ये जो इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं वो किसी काम की है भी या बस ऐसे ही। ठीक है, तो देखो मेरे पास मेरी एक छोटी सी डायरी है, इसी को मैं कंसल्ट करूंगा और तुमको कुछ कुछ बताऊंगा। तो हमें बताया जा रहा है कि बेटा फीफा के जो है ना 6 रिकॉग्नाइज्ड फुटबॉल फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, जो कि करीब करीब समझ लो 6 महाद्वीपों को कवर करते हैं, और हर कॉन्फेडरेशन से फिक्स्ड नंबर ऑफ जो है मेंबर्स हर साल खेलने आते हैं। इस साल 48 लोगों को चुना गया है, हमें बताया जा रहा है। तो जरा इन सब फुटबॉल कॉन्फेडरेशन का एक बार नाम सुनो। पहली कॉन्फेडरेशन बताई जा रही है एएफसी, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। ये एशिया और ऑस्ट्रेलिया इस रीजन को देख रही है। एशिया में टोटल 48 कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया मिला के समझ लो 49 कंट्रीज टोटल एएफसी में है। भारत इसी में मौजूद है। हम जब भी कभी भगवान ने चाहा, जब हम क्वालिफाई करेंगे फीफा वर्ल्ड कप के लिए, तो हम इसी ग्रुप में हमें अच्छा खेलना होगा। समझ लो ना, यहां पे करीब 48 49 कंट्रीज हैं। इसका हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया में, एएफसी। फिर हमें बताया जा रहा है सीएएफ, कॉन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल। अफ्रीका में 54 देश हैं, उनमें से भी कुछ कुछ कंट्रीज चुनी जाती हैं जो हर 4 साल में फीफा वर्ल्ड कप खेलने आएंगी, डिपेंडिंग अपॉन देयर परफॉर्मेंस थ्रू आउट द 4 ईयर्स। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर है कायरो, इजिप्ट में। फिर एक कॉन्फेडरेशन बताई जा रही है कॉन्का कैफ, यह है कॉन्फेडरेशन ऑफ नॉर्थ सेंट्रल अमेरिका एंड कैरेबियन एसोसिएशन, हेडक्वार्टर इन मियामी, यूएसए। फिर है कॉनमे बॉल, बड़ा स्ट्रेंज सा नाम है यार, ये बेसिकली साउथ अमेरिका का रीजन देख रही है, बड़ा अजीब सा नाम मुझे इसका लगा, कॉनमे बॉल। ठीक है, ये कुछ जो है सूडा अमेरिका टाइप का शब्द इनके नाम में आ रहा है, लेकिन मुझे इतना समझ में आ गया कि ये बेसिकली लैटिन अमेरिका को देख रही है कॉनमे बॉल। इसका हेडक्वार्टर पैराग्वे में है, लीक नाम की जगह पर। फिर है ओएफसी, ओशियानिया फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। ये न्यूजीलैंड और उसके आसपास के जो पैसिफिक आइलैंड्स हैं उनको देखने वाली कॉन्फेडरेशन बताई जा रही है। इसका हेडक्वार्टर न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में। और आखिरी है यूईएफए, यूएफा, ये है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। मुझे लगता है कि हम भारतवासी सबसे ज्यादा इसी से क्या कहते हैं, इसी के बारे में हम लोग जानते हैं, सबसे ज्यादा सुना है।
इंग्लिश प्रीमियर लीग यूएफए कराती है, इस तरह के। ये है बेसिकली यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, जिसका हेडक्वार्टर है नियॉन, स्विट्जरलैंड। तो ये तो हो गई एक बात। अब समझो इन 6 कॉन्फेडरेशंस में, है ना, हर कॉन्फेडरेशन से किसी से 10 टीम आती है, किसी से 8, किसी से 6, ऐसे ऐसे करके इन लोगों ने अपने रूल बना रखे। इस बार 48 कंट्रीज आई। अब मैं फिर से एक बार इन सारे कॉन्फेडरेशन का जिक्र करूंगा और उनमें से कौन सा ऐसा देश है जिसके बारे में हमें तुम्हें थोड़ा सा कम मालूम है शायद, उसकी बात कर लेते हैं एक बार। ठीक है, चलो देखो। अब सबसे पहले एएफसी हमने बताया तुम्हें, ये एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन है। 9 देश यहां से पहुंचे हुए हैं इस बार, और ये ऐसे देश हैं जिनके बारे में तुम सबको थोड़ा बहुत अंदाजा जरूर होगा। ऑस्ट्रेलिया, इराक, ईरान, कोरिया, साउथ कोरिया आई मीन, कतार, उज्बेकिस्तान, ये सारे प्रमुख देश यहां से आए। इनके बारे में मैं बहुत ज्यादा तुम्हें नहीं बताऊं, इनके बारे में इंफॉर्मेशन आसानी से अवेलेबल है। अब आते हैं सेकंड, CAF, ये है अफ्रीकन फुटबॉल की कॉन्फेडरेशन। यहां से भी कई ऐसे देश हैं जिनके बारे में तुमने सुना होगा, जैसे अल्जीरिया हो गया, इजिप्ट हो गया, इनके, साउथ अफ्रीका हो गया। इनके बारे में भी मैं बहुत ज्यादा नहीं बात करूंगा। मैं बात करूंगा 4 देशों के बारे में जो यहां से आ रहे हैं, है ना। स्टार्टिंग सबसे पहले कर रहा हूं बेटे अफ्रीका के आसपास की जो देश हैं उनकी फुटबॉल फेडरेशन। अफ्रीका में करीब 54 देश हैं, उनमें से करीब 10 चुने गए हैं, है ना। अल्जीरिया, मोरक्को, ये सब तो हैं ही हैं। अब देखो और ऐसे कौन से हैं जो थोड़े कम हमको मालूम है। सबसे पहला नाम आया काबो वर्डे। इसी के बारे में तुम्हें बता रहा था कि यहां पे काबो वर्डे के एक गोलकीपर ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की स्पेन के खिलाफ कि ही बिकेम अ सुपरस्टार, अ ग्लोबल सुपरस्टार। इतने छोटा सा देश है ये। देश जानते हो, काबो वर्डे, बेसिकली अगर अंग्रेजी में कहोगे तो इसका नाम है केप वर्डे। केप कोई ऐसी जगह होती है जियोग्राफी में जहां पर अचानक में समुद्र के बीच में बहुत ऊंचे ऊंचे लैंड आ जाती है, पहाड़ आ जाते हैं, रॉकी टेरेन आ जाता है, उसे कहते हैं केप। तो हमें बताया जा रहा है बेटा कि वेस्ट अफ्रीका का जो कोस्ट, ठीक है, वेस्ट अफ्रीका का जो कोस्ट है उसके पास ये केप वर्डे नाम की जगह है। ये बेसिकली 10 वॉल्केनिक आइलैंड, 10 वॉल्केनिक आइलैंड है ये, ठीक है। और इनको जो है, सब पहले ये अनइनहैबिटेड थे, ये अनइनहैबिटेड थे और इनको पोर्टुगीज ने कॉलोनाइज कर लिया। वही समझ लो 1490 के आसपास पोर्टुगीज ने इनको कॉलोनाइज कर लिया। अगर इनका तुम फ्लैग देखोगे तो उसमें तुम्हें देखो 10 सितारे देखने को मिलेंगे जो इनके 10 आइलैंड शायद दिखाते हैं, ठीक है। पुर्तगालियों ने इनको कॉलोनाइज किया। ये अनइनहैबिटेड था मैंने बताया, उसके बाद पुर्तगाली यहां पे आके बस गए, और क्योंकि ये अटलांटिक ओशियन में था, वेस्ट कोस्ट अफ्रीका से थोड़ा दूरी पर था, आइलैंड था, तो ये स्लेव ट्रेड के समय एक इंपॉर्टेंट हब बन के निकला और इसने ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ऐसा हमें बताया जा रहा है। इसको काबो वर्डे, जो काबो शब्द है वो पुर्तगाली शब्द है, पुर्तगाली में काबो का अर्थ हो गया केप। फिर जब स्लेव ट्रेड अबॉलिश हो गया तो इसका डिक्लाइन हो गया 19th सेंचुरी में इस छोटे से देश का, ठीक है। इसका रिवाइवल हुआ 19वीं शताब्दी के बाद और अब हो रहा है। अब ये सभी मेजर शिपिंग रूट्स जो हैं, जो अटलांटिक से होके गुजर रही हैं, उनका एक ये इंपॉर्टेंट स्टॉपेज पॉइंट बन के उभर के आ रहा है। इसको 1975 में पुर्तगाल से फ्रीडम मिल गई। यहां पे पुर्तगाली भाषा बोली जाती है और एक क्रियोले बोली जाती है। क्रियोले मतलब समझ लो एक मिक्स्ड टंग, पुर्तगाली और तमाम अफ्रीकी भाषाओं का मिक्सचर यहां पर एक बोला जाता है। क्रिश्चियनिटी यहां का धर्म है और तकरीबन 5 लाख यहां की जनसंख्या है।
ठीक है, अब मैं तुम्हें लेके चल रहा हूं अगले देश पे अफ्रीका के, जिसके बारे में मुझे तुम्हें बताने का मन हुआ। इसका प्रोनाउंसिएशन भी बड़ा अनोखा है। इसे कह रहे हैं कोट डी इवा, कोट डी इवा। और इसको आसान भाषा में कहोगे आइवरी कोस्ट। यहां पे आइवरी का बहुत ट्रेड होता रहा होगा, ऐसा मुझे शक है। ये भी तुम्हारे वेस्टर्न अफ्रीका के सदर्न कोस्ट पर, जो वेस्टर्न अफ्रीका है ना, जो अफ्रीका का ऐसे मुंह सा निकला हुआ है वेस्ट में, उसी का जो सदर्न कोस्ट है वहां पर मौजूद है बेटा आइवरी कोस्ट। इसकी कैपिटल भी बड़ी मजेदार है, यामूसुको, यामूसुक्रो, माफी चाहूंगा, ये इसकी कैपिटल है। इसके नेबर्स अगर देखोगे तो तुम्हें शायद थोड़ा सा इसको लिंक करने में आसानी हो। इसके अगल बगल में घाना और लाइबेरिया है। घाना हो गए क्वामे नक्रूमा वाले, और लाइबेरिया तुम्हें शायद मालूम हो, ये अमेरिका ने एक फ्री कंट्री स्लेव्स के लिए बसाई थी। तो लाइबेरिया और घाना के बीच में आ रहा है आइवरी कोस्ट या कोट दी इवा। इसके ऊपर बुर्किना फासो भी एक कंट्री है। और जानते हो इसकी पॉपुलेशन क्या है? जान के तुम्हें हैरानी होगी शायद, पॉपुलेशन इसकी 3 करोड़ है। फ्रेंच लोगों ने इसको कॉलोनाइज किया था, वो तो नाम से ही पता चल रहा है। देखो ना कितना कठिन नाम रख दिया, कोट दी इवा, इवा है ना, साधारण नाम फ्रेंच नहीं रख पाते। तो ये फ्रेंच लोगों ने इसको ऑक्यूपाई किया। 1960 में इसको इंडिपेंडेंस मिली है। इतनी बातें तो तुम्हें शायद मालूम रखोगे तो मजा आएगा भाई, थोड़ा पहचाने रहोगे। फिर है तुम्हारा सेनेगाल, ये भी एक बड़ा मजेदार देश है यार। ये भी तुम्हारे वेस्ट अफ्रीका में ही है। इसकी कैपिटल है डकार। आपस में पास पास के ही देश हैं तीनों ये वेस्ट अफ्रीका के, और एक तो थोड़ा सा कॉन्टिनेंट आइलैंड हो गया। ठीक, चलो अब हम तुम्हें बता रहे हैं एक और अफ्रीकी देश के बारे में, जो कि है नॉर्दर्न अफ्रीका। ये है ट्यूनीशिया। यहां की भी फुटबॉल टीम आई हुई है। ट्यूनीशिया जो है ये नॉर्दर्न अफ्रीका में। नॉर्दर्न अफ्रीका को ऐतिहासिक तौर पे मगरिब कहा जाता था। ठीक है, अच्छा ट्यूनीशिया क्यों इंपॉर्टेंट है? ट्यूनीशिया इज फेमस फॉर कार्थेज, सिटी ऑफ कार्थेज, जो कि रोम की सबसे बड़ी दुश्मन थी एंशियंट टाइम्स। यही ट्यूनीशिया से, मतलब यही कार्थेज से निकल के आए थे जनरल हैनिबल बारका। जनरल हैनिबल बारका, जिन्होंने करीब 180 बीसीई में, जानते हो क्या कांड किया था भाई? इन्होंने क्या कांड किया था? ये नॉर्थ अफ्रीका से वॉर एलिफेंट लेकर के स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर क्रॉस करके स्विस एल्प्स को क्रॉस करके रोम पर अटैक करने का प्लान बनाया इन्होंने। इसे कहते हैं प्यूनिक वॉर्स। बड़ी मजेदार हिस्ट्री है, इसके बारे में थोड़ा जानना। तो ट्यूनीशिया वही देश है जहां से कार्थेज है, जहां पर कार्थेज थी, और जहां के एक प्रसिद्ध योद्धा है हैनिबल बारका, जिन्होंने रोम पर अटैक कर दिया हाथी ले लेकर के, और स्विस की पहाड़ियां एल्प्स वो क्रॉस कर। मजेदार स्टोरी है अपने हिस्ट्री की, ध्यान रखने की कोशिश करना। इसके अलावा एक और बात है जो ट्यूनीशिया की मैं तुम्हें याद दिलाना चाहूंगा। ट्यूनीशिया इज द बर्थ प्लेस ऑफ अरब स्प्रिंग। 2010-11 में यहीं से अरब स्प्रिंग शुरू हुई थी, जब पूरे मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, मेना देशों में जो डिक्टेटरशिप थी उनके खिलाफ एक आंदोलन शुरू हुआ। उसकी शुरुआत ट्यूनीशिया से हुई थी, जब एक 26 साल के सब्जी के विक्रेता को, सब्जी की ठेला लगाने वाले मोहम्मद बुआजीजी का देहांत हुआ था। वहीं से शुरू हुई थी अरब स्प्रिंग, जिसने गद्दाफी और तमाम देशों में सरकारों को हिला दिया, और अभी तक शायद उसके इंप्लीकेशंस हो रहे हैं। अरब स्प्रिंग पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, और वो मेरे इसी प्यारे खूबसूरत से चैनल पे पड़ा हुआ है। अगर तुम चाहोगे तो आई एम श्योर तुम उसे ढूंढोगे। ठीक है, अच्छा आगे अब मैं लेके चल रहा हूं बेटा तुम्हें, क्या कहते हैं, हम लोगों ने देखो एएफसी देख लिया, एशिया वाला, हम लोगों ने सीएएफ देख लिया। अब हम तुम्हें दिखाना चाहते हैं कॉनका कैफ। कॉनका
कैफ, इसके 6 देश पहुंचे। कौन का कैफ क्या है? बेसिकली नॉर्थ सेंट्रल अमेरिका एंड करेबियन एसोसिएशन, मतलब नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका एंड आपका क्या कहते हैं तुम्हारा करेबियन एसोसिएशन, करेबियन सी जो है। तो कौन का कैफ से 6 देश आए। यूएसए, मेक्सिको, कनाडा तो होस्ट देश है, तो वो तो ऑटोमेटिकली पहुंचे ही हैं। 3 और देश आए हैं और ये तीनों ही अपने लिए मजेदार हैं। तीनों के ही बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। सबसे पहले है पनामा। पनामा, पनामा तुम्हारा समझ लो कोस्टा रिका और कोलंबिया के बीच में है पनामा। पतली सी स्ट्रिप, यही तो ज्वाइन कर रहा है ना नॉर्थ अमेरिका और लैटिन अमेरिका को। जो ज्वाइनिंग पतली सी बेल्ट है वही है पनामा। यहीं पे पनामा कनाल बनी है, यहीं पे पनामा कनाल बनी है जो कि करेबियन सी और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करती है। पनामा कनाल 1914 में बनी थी। ये भी बात शायद तुम अपने जहन में रख सकते हो। तो यहां की भी फुटबॉल टीम पहुंची है। फिर और कौन सी टीम पहुंची है इस इलाके से, कौन का कैफ से? दूसरी मजेदार टीम पहुंची है हेती। हेती भी बड़ी मजेदार कंट्री है और इसका भी बहुत प्यारा जो है क्या कहते हैं इतिहास रहा। क्यूबा के ईस्ट में है ये कंट्री। क्यूबा के ईस्ट में बेसिकली एक आइलैंड है जिसको कहते हैं हिस्पैनियोला। और हिस्पैनियोला की हिस्ट्री बहुत स्वीट है यार, बहुत प्यारी है। हिस्पैनियोला जो है एक बड़ा सा आइलैंड है, जैसा मैंने तुम्हें बताया, करेबियन सी में। ठीक है, यहां पे पहले इंडिजिनस लोग रहते थे, लेकिन फिर क्रिस्टोफर कोलंबस आ गए, स्पेनियार्ड्स आ गए और स्पेन ने इसको अपने कंट्रोल में कर लिया। ठीक है, ये स्पेनिश, ये पूरा जो आइलैंड था हिस्पैनियोला, ये स्पेनिश ऑक्यूपेशन में रहा तकरीबन ईयर 1700 तक। उसके बाद ये फ्रांस के, इसका कुछ पार्ट, इसका जो वेस्टर्न पार्ट, हिस्पैनियोला का जो वेस्टर्न पार्ट, समझ रहे हो मेरी बात, वो फ्रांस ने अपने कब्जे में कर लिया और जो ईस्टर्न पार्ट था वो स्पेन के कब्जे में ही रहा होगा। तो जो वेस्टर्न पार्ट था उसका नाम फ्रांस ने बदल के रख दिया सेंट डोमिंगे। और यहां पर इन्होंने तमाम शुगर प्लांटेशंस लगाई। अफ्रीका से लेबर, स्लेव लेबर बुलाया होगा भाई, है ना, और उनसे काम ये लोग करवाते थे खूब। 1789 में फ्रांस में रेवोल्यूशन हो गई, हुई थी कि नहीं हुई थी? बर्बन मोनार्की के खिलाफ फ्रांस में रेवोल्यूशन हो गई 1789 में। और जानते हो 1791 में हेती में जो स्लेव्स थे, अफ्रीकन स्लेव्स, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया, बगावत कर दी। सभी जो व्हाइट्स थे उनको मार डाला और हेती बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू बी एस्टैब्लिश्ड बाय अ स्लेव रिवोल्ट। पहली कंट्री जिसने स्लेवरी अबॉलिश करी वो हेती थी। 1790s से इनकी क्रांति शुरू हुई और इनके भी लीडर बड़े प्यारे प्यारे हैं यार। इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना, एनसीईआरटी में इनके बारे में मेंशन्ड है। फ्रेंच रेवोल्यूशन का सीधा इंप्लीकेशन था ये हेती रेवोल्यूशन। और बाद में जब यहां की सरकार बन गई जब, सो कहीं ना कहीं दैट क्रिएटेड अ ह्यूज रोल, दैट क्रिएटेड अ मेजर रोल in how slavery will be abolished in 1830s by Britain. Because Haiti proved as an example, became a symbol कि slaves, the so-called slaves can also be free men and run a country. अच्छा, by the way, वेस्टर्न पार्ट की तो ये स्टोरी है। ये है हेती जिसकी टीम पहुंची हुई है फीफा में खेलने। इसी हिस्पैनियोला आइलैंड का जो ईस्टर्न पार्ट था, जो स्पेन के ही कंट्रोल में रहा, वो जाकर के इस समय कहला रहा है डोमिनिकन रिपब्लिक। उसकी भी आई एम श्योर मजेदार हिस्ट्री होगी, लेकिन बहुत ज्यादा मुझे मालूम नहीं है और अभी ऐसा कोई न्यूज में भी नहीं है कि मैं उसके बारे में तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग बता पाऊं पढ़ के। ठीक है, तो ये याद रखना थोड़ा सा हिस्पैनियोला के बारे में। अच्छा, आगे बढ़ा रहा हूं बात को। अब इस पूरे एरिया से हम लोग, याद करो, कौन का कैफ देख रहे हैं, मतलब कौन का कैफ क्या हो गया? नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और करेबियन। तो यहां से हमने तुम्हें बताया ना कि 3 देश इंपॉर्टेंट है। एक तो पनामा हो गया, एक हेती हो गया, अब
तीसरा सुनो, इसका भी बड़ा मजेदार नाम है, और मतलब मैंने तो पहली बार इसका नाम सुना, कसम से बताऊं तो। अभी जब फीफा वर्ल्ड कप में थोड़ा बहुत पढ़ रहा था, देख रहा था, तो सुना कि भाई ये कंट्री है कुरासाओ। कुरासाओ। अब जब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा तो पता चला कि ये सॉवरेन कंट्री है ही नहीं। दिस इज नॉट अ सॉवरेन स्टेट, दिस इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ किंगडम ऑफ नेदरलैंड। ये केवल एक एक 170 स्क्वायर मील का आइलैंड है, करेबियन सी, एक द्वीप है, और ये बेसिकली किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स का हिस्सा माना जाता है, लेकिन ऑटोनोमस है। प्लस इनकी अपनी फुटबॉल टीम की भी लेगेसी रही है लगातार, तो ये एक इंडिपेंडेंट टीम के तौर पर खेलते आए हैं फुटबॉल, और फीफा भी इनको इंडिपेंडेंटली ही असेस करके अलाउ कर दिया है इस बार उसने, क्योंकि ऑटोनोमस। लेकिन अगर देखोगे ऑफिशियली ये पार्ट है नेदरलैंड के किंगडम का। अब सोचो, नेदरलैंड का किंगडम भी है, छोटी सी कंट्री है नेदरलैंड, नेदरलैंड की भी टीम पहुंची हुई है फीफा में। तो 3 कैरेबियन सी के उसके आइलैंड हैं, जिसमें से एक है ये कुरासाओ। ठीक, चलो आगे देखते हैं भाई। अब हम आ रहे हैं बेटे कॉनमेबोल पे। कॉनमेबोल ये हो गया वो फुटबॉल कॉन्फेडरेशन जो लैटिन अमेरिका को देख रहा है। लैटिन अमेरिका को देख रहा है। लैटिन अमेरिका में टोटल 33 देश हैं, उन्हीं में से 6-7 इस बार बुलाए हैं इन्होंने, है ना। अर्जेंटीना और ये सब तो है ही है, जो बड़े बड़े टिपिकल उरुग्वे एंड ऑल, ये सब तो है ही है। एक कंट्री जो मुझे लगी जिसके बारे में थोड़ा लोग कम जानते हैं, तो मुझे लगा कि मे बी मैं एक एक दो चीजें उसके बारे में थोड़ा बताऊं, शायद तुम्हारे जहन में कुछ कोई बहुत अटक जाए। वो है इक्वाडोर। इक्वाडोर, हमने तुम्हें बताया पनामा कहां पे है। पनामा है बेसिकली तुम्हारा किसके बीच में है पनामा, हमने अभी देखो बताया था, पनामा तुम्हारा है कोलंबिया के बीच में है और कोस्टारिका के बीच में। वहीं कोलंबिया के दक्षिण में, कोलंबिया के ठीक नीचे जो है इक्वाडोर नाम का देश है। ठीक है, इक्वाडोर। इक्वाडोर के बारे में मुझे एक मजेदार बात तुम्हें बतानी है बस, वो ये कि इक्वाडोर कोस्टल इलाका है, इसके एक तरफ पैसिफिक आइलैंड और कोस्टल इलाका है ये। तो इक्वाडोर के कोस्ट से करीब 900 किलोमीटर पश्चिम चले जाओ, तो वहां पे एक छोटा सा आइलैंड है जो इक्वाडोर का ही पार्ट है, जिसका नाम है गैलापागोस। गैलापागोस आइलैंड। ये आइलैंड क्यों महत्वपूर्ण है, शायद तुम में से कुछ एक लोग पहचान गए हो इसको उसके नाम से। यही वो आइलैंड है जहां पे 1830s में चार्ल्स डार्विन ने ऑब्जर्वेशंस की, क्योंकि इस आइलैंड में बहुत सारी एंडेमिक बर्ड्स की स्पीशीज हैं, तो उनको ऑब्जर्व करते करते चार्ल्स डार्विन ने 1830s में अपना एवोल्यूशन की थ्योरी बना करके दी थी। तो गैलापागोस आइलैंड इसलिए महत्वपूर्ण है, कोशिश करो कि ध्यान रखना कि ये इक्वाडोर देश में आता है। अच्छा, फिर आगे देखो, ओएफसी एक कॉन्फेडरेशन, इसमें जो है एक ही टीम पहुंची है, न्यूजीलैंड। उसके बारे में मैं बहुत ज्यादा कुछ बताना नहीं चाहता, ठीक है। फिर है तुम्हारा यूएफए, आखिरी कॉन्फेडरेशन। आखिरी कॉन्फेडरेशन हो गई यूएफए। हो गई कि नहीं हो गई भाई? ये है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। यहां पर भी बहुत सारे देश, बहुत सारे फेमस, इंग्लैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, नॉर्वे है, स्वीडन है। अब उन सब के बारे में बात करने का मतलब है कि एक अलग एपिसोड बनाया जाए हर एक देश पर, ठीक है। वो करने का अभी मेरा मूड नहीं है, ठीक है, मे बी सम अदर टाइम। लेकिन यूएफए से भी मैं तुम्हें 2 देश तो जरूर बोलना चाहूंगा यहां पर। एक बताऊंगा, बॉस्निया एंड हर्जिगोविना। बॉस्निया एंड हर्जिगोविना, जिसको मैं प्यार से बीएनएच बोलता हूं, है ना, क्योंकि मैं कभी कभी पहले बीएनएच सिगरेट पिया करता था, बड़े नहीं हुए। तो अभी मैं तो बता रहा हूं कि यहां पे बॉस्निया एंड हर्जिगोविना। बॉस्निया एंड हर्जिगोविना क्यों फेमस है? इसलिए फेमस है बेटा कि यहां पर ही, यहां की कैपिटल है सैराइवो, और सैराइवो में ही 28 जून 1914 को आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड को एक सर्बियन रेवोल्यूशनरी, जिनका नाम बताया जाता है गैवरिलो प्रिंसिप, ने असैसिनेट कर दिया था आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड को।
आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड ऑस्ट्रियन एम्पायर के प्रिंस थे, समझ लो, राजा के भाई थे, अगले राजा बनने वाले थे, और उनको मार दिया था सर्बियन रेवोल्यूशनरी या टेररिस्ट, जो भी तुम कहना चाहो। और इसी के बाद वर्ल्ड वॉर वन छिड़ गई थी। दिस वॉज द कैटलिस्ट, दिस वॉज द इमीडिएट कॉज बिहाइंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत में बॉस्निया एंड हर्जेगोविना का एक खास रोल रहा है। और एक देश और यहां पर बताऊंगा तुम्हें, वो है चेकिया या चेचिया, ये लोग चेकिया कहेंगे शायद, चेकिया। ये इतना याद रखो कि ये चेक रिपब्लिक का ही नाम। ऑस्ट्रिया जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारा था, तो ऑस्ट्रिया को तोड़ दिया गया था, ऑस्ट्रिया हंगरी को, और बहुत सारे देश बने थे। एक देश बना था चेकोस्लोवाकिया। यही चेकोस्लोवाकिया जब यूएसएसआर टूटा 1991 के बाद, तो चेकोस्लोवाकिया का डिवीजन हो गया, चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया। जो चेक रिपब्लिक है उसी को चेकिया कहा जा रहा है, इसकी कैपिटल है प्राग। ये कुछ बातें थी जो मुझे लगा कि मैं तुम्हें इन देशों के बारे में बता सकता हूं। बाकी अपना अपना ध्यान रखो, खुश रहो, और उम्मीद है कि मिलता रहूंगा।